नमस्ते। सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके संबंध में क्या-क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे और किन विद्वानों ने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति में तो अब हम शुरू करते हैं। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। कितने? दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। एक सिद्धांत था संकुचनवादी सिद्धांत। संकुचनवादी सिद्धांत। तो एक हमारा था संकुचनवादी सिद्धांत और दूसरा था विस्तारवादी सिद्धांत। विस्तारवादी सिद्धांत। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत अनेक से विद्वानों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसमें से संकुचनवादी सिद्धांत और एक है विस्तारवादी सिद्धांत। विस्तारवादी सिद्धांत में भी अनेक से इसको सत्य साबित करने के लिए अनेक से सिद्धांत विद्वानों ने अलग से अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सेकंड जो है हमारा वो है सागर नित्तल प्रच्छल सिद्धांत और तीसरा है हमारा इसमें फर्स्ट सेकंड और ये हो गया थर्ड महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नित्तल प्रच्छल सिद्धांत और एक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सहवनीय धारा सिद्धांत। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। एक संकुचनवादी सिद्धांत, कुछ विद्वानों ने संकुचनवादी सिद्धांत को समर्थन किया तो कुछ विद्वानों ने विस्तारवादी सिद्धांत को समर्थन किया। तो महाद्वीपीय विस्तारवादी सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नित्तल प्रच्छल सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और सहवनीय धारा सिद्धांत है। और संकुचनवादी सिद्धांत, इसमें सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो था वो अल्फ्रेड वेगनर ने और सागर नित्तल प्रच्छल का सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो सबसे इंपोर्टेंट सिद्धांत है। ये सिद्धांत सबसे इंपोर्टेंट सिद्धांत है और ये सिद्धांत ली तथा मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। और सहवनीय धारा सिद्धांत जो है वो आर्थर ओम्स ने प्रस्तुत किया। संकुचनवादी जो सिद्धांत है वो किया था लो महोदय व
लुथियन ग्रीन्स ने, लौह मॉडर्न तथा लिथियन ग्रीन्स ने प्रस्तुत किया था। और विस्तारवादी जो सिद्धांत है, विस्तारवादी सिद्धांत है, वो किसने प्रस्तुत किया था? टेलर महोदय ने। तो इस प्रकार से संकुचनवादी जो सिद्धांत है वो ऐसा भी आपका क्वेश्चन बनेगा संकुचनवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लौह महोदय तथा लुथियन ग्रीन्स ने। और विस्तारवादी सिद्धांत टेलर महोदय ने। और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था वो अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। सागर नेतल प्रस्थल का सिद्धांत जो था वो हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत ली तथा मॉर्गन ने। और श्रवणीय धारा का सिद्धांत जो था वो आर्थर होम्स ने प्रस्तुत किया था। तो अब हम पढ़ेंगे संकुचनवादी सिद्धांत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संकुचनवादी जो सिद्धांत है वो लौह महोदय तथा लुथियन ग्रीन्स ने प्रस्तुत किया था। संकुचनवादी सिद्धांत में लौह महोदय तथा लुथियन ग्रीन्स ने कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति के कालखंड में जहां शीघ्रता से शीतलन हुआ वहां चट्टानें संकुचित हो गई और वहां पर विस्तृत गर्तों का निर्माण हो गया। और जहां वर्षा का जल भरने से वहां पे महासागरों की उत्पत्ति हुई। और जो भाग ऐसे ही रह गया, जो भाग जलमग्न होने से बच गया, उसे कहते हैं महाद्वीप। अब मैं आपको चित्र बना के समझा देती हूँ। तो ये है पानी, ये है महासागर। और ये हो गए महाद्वीप। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में भूपर पट्टी पर उपस्थित विभिन्न पदार्थों में जहां शीघ्रता से शीतलन हुआ, भूपर पट्टी पर विभिन्न पदार्थों में जहां शीघ्रता से शीतलन हुआ, वहां चट्टानें संकुचित हो गई। वहां चट्टानें जो है ये संकुचित हो गई और विभिन्न विस्तृत गर्तों का निर्माण हो गया, जिससे वर्षा होने पर वर्षा का जल एकत्रित हो गया, वहां महासागरों की उत्पत्ति हुई। और जो भाग जलमग्न होने से बच गए वहां पर महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से संकुचनवादी सिद्धांत में ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण संकुचनवादी सिद्धांत में को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे विस्तारवादी सिद्धांत। तो संकुचनवादी सिद्धांत को जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन विस्तारवादी सिद्धांत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत पेश किए थे। तो विस्तारवादी सिद्धांत अब पढ़ेंगे। विस्तारवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इस सिद्धांत को टेलर महोदय ने इस सिद्धांत को जो है वो टेलर महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसमें टेलर महोदय ने कहा था कि हमारी पृथ्वी पर की भूपरपट्टी पर उपस्थित विभिन्न पदार्थों का जो महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण जो है वो पृथ्वी के संकुचित होने से नहीं बल्कि भूपरपट्टी के विस्थापित होने से हुआ है। तो टेलर महोदय ने कहा था कि हमारी महाद्वीपों एवं महासागरों
का निर्माण टेलर महोदय ने कहा था कि महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हमारी भूपरपट्टी परपट्टी के संकुचित होने से नहीं, संकुचित होने से नहीं बल्कि वो परपट्टी के विस्थापित होने से भी है। तो टेलर महोदय ने कहा था कि महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण जो है वो भूप्रपट्टी के संकुचित होने से नहीं बल्कि भूप्रपट्टी के विस्थापित होने से हुआ है। और विस्तारवादी सिद्धांत के समर्थन में अनेक से विद्वानों ने अपने मत पेश किए थे, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें एक इम्पोर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें से इंपॉर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वनस्पति शास्त्र अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया था, और उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन पुस्तक में किया था। अब आपको बहुत ही ध्यान से इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। इस सिद्धांत को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं आपको चित्र बना के समझाती हूँ। ये हमारी पृथ्वी, और ये भी पृथ्वी, और ये भी हो गई पृथ्वी। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसमें बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से एक बार समझ जाओगे तो फिर इस सिद्धांत को आप कभी नहीं भूलोगे। तो वेगनर ने कहा था कि हमारी जो महाद्वीप है उनका निर्माण भूपरपट्टी के विस्थापन से हुआ है। तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के कालखंड में समस्त महाद्वीप इस प्रकार से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो महाद्वीपों का एक टुकड़ा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, एक टुकड़ा दक्षिणी गोलार्ध में हुआ। तो और इस प्रकार से जो है वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ।
इस प्रकार से जो है वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो पहले पहले हमारे जो महाद्वीप थे इस प्रकार से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका विस्थापन हुआ। तो इनके जो 20 का ये सिसला सागर जो था वो 33 सागर कहलाया। 33 वो जो था 33 सागर, और ये जो सागर था इसे 33 सागर कहा जाने लगा। और फिर बाद में धीरे धीरे इस महाद्वीप का विस्थापन हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप था उसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा जाने लगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप थे उसे गोंडवाना लैंड कहा। तो पहले जो था पेंजिया, तो वेगनर ने कहा था कि हमारी पृथ्वी पर समस्त महाद्वीपों का निर्माण, समस्त महाद्वीप उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी के साथ जुड़े हुए थे। समस्त महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में एक साथ जुड़े हुए थे जिससे वेगनर ने पेंजिया कहा। जिससे वेगनर ने क्या कहा था? पेंजिया। और जो बाकी वाला जल वाला भाग था उसे प्रशांत महा था। लेकिन बाद में इन महाद्वीपों का धीरे धीरे वर्तमान समय में विस्थापन हुआ। जब इन दोनों महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो इनके जो 20 का क्षेत्र था, जो 20 का जल था उसे 33 सागर के नाम से जाना गया। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भाग चला गया उसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा गया था, और जो दक्षिणी गोलार्ध में था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया था। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे महाद्वीपों का निर्माण महाद्वीपों के विस्थापन से हुआ है। तो ये हो गया, जैसा आपको पता ही है, यहाँ पे हो गया यूरेशिया, ये यूरेशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से इन महाद्वीपों का जो है वो निर्माण हो गया। इस प्रकार से समझ में आया आपको बच्चों? सबसे पहले वेगनर ने कहा था कि हमारे जो महाद्वीप थे एक दूसरे से, पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में महाद्वीप जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे कि वेगनर ने पेंजिया कहा था। लेकिन बाद में ये महाद्वीप धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्थापित होने लगे। तो इनके दो भाग हुए, जिसे उत्तरी गोलार्ध में जो भाग था उसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा गया। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भाग था उसे 33 सागर कहा गया था। दक्षिण गोलार्ध में जो भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया था। क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड कहा गया था। और 20 का क्षेत्र जो था उसे 33 सागर के नाम से जाना गया। और ये है हमारे महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो वर्तमान जो महाद्वीप है वो अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो अंगारा लैंड, सबसे पहले अंगारा लैंड या लोरेंसिया। अंगारा लैंड या लोरेंसिया में क्या क्या कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? एक तो आता है उत्तरी अमेरिका, और दूसरा आ गया हमारा यूरेशिया। यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। यूरोप और एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया प्रकार से, ठीक है।
अब अब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन सी महाद्वीप आते हैं? गोंडवाना लैंड, इसके अंतर्गत अफ्रीका, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अंटार्कटिका। तो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया में दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया आते हैं, और गोंडवाना लैंड में कौन से आते हैं? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रकार से इन भागों में बांटा गया है। और वेगनर ने अपने सिद्धांत से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तो अब लिखेंगे हम वेगनर की, इसी सिद्धांत में वेगनर के सिद्धांत से संबंधित प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, वेगनर के सिद्धांत से संबंधित प्रस्तुत किए गए साक्ष्य। तो इन्होंने अपने सिद्धांत से संबंधित कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे सिद्ध होता है कि उनके जो सिद्धांत है वो सत्य है। तो किस प्रकार से इन्होंने, तो वेगनर ने अपने सिद्धांत जो थे वो अपने जो सिद्धांत थे उनसे संबंधित कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिसमें सिद्ध होता है कि महाद्वीपीय महासागरों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? उनके विस्थापन से। सबसे पहला जो सिद्धांत था वो है जिग-फ्रिट सबसे पहला उनका जो साक्ष्य था वो है जिग्सो-फ्रिट थ्योरी। जिग्सो-फ्रिट थ्योरी में वेगनर ने कहा था कि कंप्यूटर ग्राफिक कि कंप्यूटर में अगर हम समस्त महाद्वीपों को अगर मिलाए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पहले जो महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। तो जिग्सो-फ्रिट थ्योरी ये आपका इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये इनका इम्पोर्टेंट साक्ष्य है। और दूसरा है गिनी और गुनाया का पठार। दूसरा इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, गिनी व गुयाना का पठार दक्षिणी अमेरिका की गुयाना उच्च भूमि और अफ्रीका की गिनी उच्च भूमि
समान कालखंड और समान संरचना की बनी है। तो गिनी एवं गुयाना का पठार से संबंधित वेगनर ने कहा था कि दक्षिणी अमेरिका की गुयाना उच्च भूमि और अफ्रीका की गिनी उच्च भूमि समान कालखंड और समान संरचना की बनी हुई है। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। ये होगी दक्षिणी अमेरिका और ये हो गया और ये अफ्रीका। ये जो है हमारा अफ्रीका गुयाना और ये हो गई गिनी। तो वेगनर ने कहा था कि दक्षिणी अमेरिका की गुयाना उच्च भूमि और गिनी उच्च भूमि समान संरचना की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक जैसे आकार की, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। तो ये समान उच्च भूमि गिनी और गुयाना की उच्च भूमि जो है वो समान कालखंड और समान संरचना की बनी हुई है। इस प्रकार से इस सिद्धांत से ये साबित होता है कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति जो है वो महाद्वीपों और महासागरों के विस्थापन से हुई है। और एक उन्होंने जो सिद्धांत है वो दिया था पूरा जलवायुविक साक्ष्य। रूस में कोयले का पाया जाना तथा विस्वतीय क्षेत्रों में हिमोद के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। हुआ है। तो उन्होंने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया था पूरा जलवायुविक साक्ष्य। इसमें वेगनर के अनुसार जर्मनी, ब्रिटेन तथा रूस में कोयले का पाया जाना तथा विस्वतीय क्षेत्रों में हिमोद का पाया जाना ये सिद्ध करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्योंकि सामान्य तौर पर कोयला जो है वो विस्वतीय क्षेत्र में पाया जाना चाहिए और हिमोद के जो साक्ष्य है वो रूस, ब्रिटेन तथा जर्मनी में पाया जाना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत से ये साबित होता है कि महाद्वीपों का जो है विस्थापन हुआ है। ये हो गया हमारा पूरा जलवायुविक साक्ष्य। और एक इन्होंने और जो साक्ष्य प्रस्तुत किया था उस साक्ष्य का नाम था जैविक साक्ष्य। एक है
जैविक साक्ष्य, जैविक साक्ष्य, जैविक साक्ष्य, जैविक साक्ष्य में उन्होंने कहा था, एक जैविक साक्ष्य का जो है उदाहरण प्रस्तुत किया था। जैसे आपको उदाहरण देके समझाते, ये हो गया ग्रीनलैंड और ये हो गया स्कैंडिनेवियाई, ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई। तो ये हो गया ग्रीनलैंड और ये हो गया स्कैंडिनेवियाई। तो स्कैंडिनेविया में लेमिंग नाम के जीव रहते थे। लेमिंग तो स्कैंडिनेविया में लेमिंग नाम के जीव रहते थे, लेकिन प्रारंभ में जब ग्रीनलैंड स्कैंडिनेविया के नजदीक था तो लेमिंग का जो झुंड था वो मौसम परिवर्तन के साथ ग्रीनलैंड जाता था और वापस घूम के स्कैंडिनेविया में आता था। तो जब स्कैंडिनेविया के समीप ग्रीनलैंड था तो ये लेमिंग का जो झुंड था वो ग्रीनलैंड आसानी से पहुंच जाता था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे महाद्वीपों का विस्थापन होने लगा तो ग्रीनलैंड जो था वो स्कैंडिनेविया से दूर जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो लेमिंग थे उनकी बीच में ही हत्या होने लगी, क्योंकि ग्रीनलैंड का विस्थापन होने से ये आधी दूरी पर ही थक जाते थे, जिससे वो पानी में डूब के मर जाते थे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हुआ है। इस प्रकार तो आप ऐसे लिख सकते हो कि स्कैंडिनेवियाई में लेमिंग जाम के जो जीव थे वो प्रारंभ में जब ग्रीनलैंड स्कैंडिनेविया के नजदीक था तो वो वहां पे चला जाता था, लेकिन जैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो ग्रीनलैंड जो है वो स्कैंडिनेविया से दूर जाने लगा, जिससे कि लेमिंग जो जीव थे वो बीच पानी में ही थक जाते थे और उनकी सामूहिक जो हत्या हो जाती थी। इसलिए इसे ये सिद्ध होता है कि महाद्वीप में महासागरों की उत्पत्ति हुई है, महाद्वीप में महासागरों का विस्थापन हुआ है। तो ये हो गया जैविक साक्ष्य। तो नेक्स्ट जो है हमारा है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सहवनीय धारा सिद्धांत। सहवनीय धारा सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन है वो आर्थर होम्स ने किया था। कब? 1928 से 29 में। तो सहवनीय धारा का प्रतिपादन आर्थर होम्स ने किया था 1928 से 1929 में। तो सहवनीय धारा सिद्धांत में आर्थर होम्स ने कहा था, इस सहवनीय धारा सिद्धांत को आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है और इसको मैं आपको चित्र बना के बहुत ही बारीकी से जो है समझाऊंगी। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे है ये मैग्मा, ये हो गया मैग्मा। इस जो चीज को है वो आपको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको चित्र बना देती हूँ। हो गया
मैग्मा, मैग्मा यहां से ये होगी, ये जो है ज्वालामुखी, क्या है ये जो है ज्वालामुखी, ये हो गई ज्वालामुखी। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हो गया ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, कोल्ड प्लूम, कोल्ड प्लूम। और ये हो गया यहाँ पे हॉट प्लूम। मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण। एक बार अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आप समझ लो कि आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया कोल्ड प्लूम, जिसे क्या कहते हैं, अधो प्रवाह, जिसे हिंदी में कहते हैं अधो प्रवाह। ये हो गया अधो प्रवाह, ठीक है। और ये हो गया, और ये है पार्श्विक प्रवाह, पार्श्विक प्रवाह, जिसे कि लेटरल, जैसे कि लेटरल प्लूम, इंग्लिश में इसे लेटरल प्लूम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है प्लेटें, ये जो है वो प्लेटें, प्लेटें हैं, ठीक है। अपसरण, और ये हो गया अभिसरण, ये हो गया अभिसरण। तो सामान्य धारा सिद्धांत में आर्थर होम्स ने कहा था कि जब मैग्मा सतह की ओर जाएगा, सतह की ओर जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, हॉट प्लूम। जब तप्त तरल मैग्मा सतह की ओर जाएगा और पृथ्वी की जो कठोर सतह है, पृथ्वी की जो कठोर सतह है, उसे टकराकर दो विपरीत दिशाओं में चला जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पार्श्विक प्रवाह या लेटरल प्लूम्स कहते हैं। जो तो तप्त तरल मैग्मा, पृथ्वी के अंततम का तप्त तरल मैग्मा जब पृथ्वी की ऊपरी परत से जब टकराएगा, ऊपरी कठोर परत से जब टकराएगा, तो दो विपरीत दिशाओं में ये चला जाएगा, दो विपरीत दिशाओं में चला जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक प्रवाह या लेटरल प्लूम्स कहते हैं, अभिसरण। इस प्रकार अब आप ध्यान से समझना। आर्थर होम्स के अनुसार निचले मेंटल का तप्त तरल मैग्मा जब हॉट प्लूम के रूप में ऊर्ध्व संचरित होता है, तो ऊपरी मंडल में पहुंचकर स्थल मंडल की ठोस परत से टकराकर दो विपरीत दिशाओं में चला जाता है। स्थल मंडल के साथ साथ दो विपरीत दिशाओं में चला जाना इसका पार्श्विक प्रवाह या लेटरल प्लूम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्श्विक प्रवाह या लेटरल प्लूम्स कहलाता है। तो दो विपरीत दिशाओं से आती हुई लेटरल प्लूम्स, ये पार्श्विक प्रवाह जब दो विपरीत दिशाओं में आती हुई जब आपस में टकराएगी, तो भारी मात्रा में ऊष्मा का क्षय करेगी। तो ठंडी एवं भारी होने के कारण ये निचले मेंटल की ओर अवतरित होती है। मैग्मा की इस ठंडी धारा को कोल्ड प्लूम कहते हैं। मैग्मा की इस ठंडी धारा को क्या कहते हैं, कोल्ड प्लूम या अधो प्रवाह कहते हैं। और जिस स्थान पर हॉट प्लूम का निर्माण होता है, तो स्थल मंडल पर अपसरण की प्रक्रिया होती है। तो प्लेटें, जिस स्थान पर हॉट प्लूम का निर्माण होता है, तो ये जो स्थल मंडल में जो ये कठोर परतें होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, वो आपस में दूर हो जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अपसरण। जब प्लेटें जब अलग होगी, प्लेटें एक दूसरे से दूर होगी, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो दूर होगी,
तो महाद्वीपों का जो है विस्थापन होगा, और जहां प्लेटें आपस में टकराएगी तो वहां अभिसरण की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ वहां पे अभिसरण की जहां अपसरण होगा उसकी विपरीत उस दिशा में अभिसरण होगा। तो इस प्रकार से जब से संवहनीय धारा का जो सिद्धांत था वो आर्थर होम्स ने 1928 से 1929 में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज का समय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगले पार्ट में मैं आपको प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इन सभी में वो सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, और जिसका प्रतिपादन किया था ली तथा मॉर्गन ने। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।